हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का लेसन ट्रांसफार्मर स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं पहले ट्रांसफार्मर की परिभाषा देखेंगे। ट्रांसफार्मर की परिभाषा क्या होती है? तो ट्रांसफार्मर की परिभाषा होती है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक यानी स्थितिक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है, और स्थानांतरण के साथ साथ ट्रांसफार्मर के द्वारा विद्युत या वोल्टेज को स्टेप अप एवं स्टेप डाउन किया जाता है, परंतु आवृत्ति में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात आवृत्ति समान रहती है। तो हम ट्रांसफार्मर की परिभाषा लिखेंगे। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है या स्थैतिक युक्ति है जो वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करके एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है। परंतु आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं करता है। अर्थात ट्रांसफार्मर की परिभाषा के ट्रांसफार्मर ऐसी युक्ति है जो विद्युत वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करके एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है, परंतु दोनों परिपथों में आवृत्ति समान रहती है, अर्थात आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार हमने ट्रांसफार्मर की परिभाषा देखी। अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। कार्य सिद्धांत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत है अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। या हम लिख सकते हैं कि यह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रकार हमने ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत देखा कि अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस या चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। अब हम देखते हैं अन्योन्य प्रेरण क्या होता है।
अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा होती है कि जब किसी एक वाइंडिंग के द्वारा प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करके और इसी चुंबकीय फ्लक्स को जब दूसरी कुंडली के द्वारा गुंथित किया जाता है तो इस प्रकार एक ईएमएफ पैदा होता है जिसे अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत कहते हैं। अब इसका सिद्धांत समझने के लिए हम देखते हैं कि ये ट्रांसफार्मर बनाया, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। ये प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ यानी E1 और ये प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज V1। ये प्राइमरी वाइंडिंग का ईएमएफ E2, ये प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज V2 और ये ट्रांसफार्मर की चुंबकीय फ्लक्स। इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है और यह चुंबक पटलित करोड जो सिलिकॉन स्टील के पट्टियों के द्वारा बनाई जाती है। इस प्रकार अन्य प्रेरण हम देखते हैं कि जब प्राइमरी वाइंडिंग को विद्युत सप्लाई स्रोत से संयोजित किया जाता है तो इस कुंडली के द्वारा एक चुंबकीय प्रेरण फ्लक्स उत्पन्न किया जाता है और यही फ्लक्स इस सेकेंडरी वाइंडिंग के द्वारा गुंथित किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें एक ईएमएफ पैदा होता है जिसे यह अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत कहलाता है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जब प्राथमिक कुंडली के द्वारा प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स गूंथा जाता है और यही चुंबकीय फ्लक्स दूसरी कुंडली के द्वारा या द्वितीय या सेकेंडरी कुंडली के द्वारा गूंथा जाता है। तो इससे एक ईएमएफ पैदा होता है। इससे एक ईएमएफ पैदा होता है और यही सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत कहलाता है। इस प्रकार हमने ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत देखा। अब हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की संरचना। ट्रांसफार्मर की संरचना ट्रांसफार्मर की संरचना और संरचना में हम एक बार फिर वही डायग्राम बनाते हैं। अब देखते हैं
ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या, ये सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या, और ये उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स 5, और ये पटलित करोड़। इस प्रकार हमने ट्रांसफार्मर की संरचना देखी। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग है जो वैद्युतिक सप्लाई स्रोत से संयोजित की जाती है, यानी प्राथमिक वाइंडिंग सप्लाई स्रोत से संयोजित की जाती है। प्राथमिक वाइंडिंग सप्लाई स्रोत से संयोजित की जाती है, जबकि यह द्वितीयक वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग ये लोड या लिख सकते हैं उपभोक्ता युक्ति से संयोजित की जाती है। अब तक हमने ट्रांसफार्मर की संरचना में देखा कि एक तो प्राइमरी वाइंडिंग या प्राथमिक वाइंडिंग जो सप्लाई स्रोत से संयोजित की जाती है, और द्वितीयक वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग जो लोड या उपभोक्ता युक्ति से संयोजित की जाती है। तो प्राथमिक और सेकेंडरी वाइंडिंग देखी हमने। इसके बाद हम देखते हैं ये पटलित करोड़ सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। ये सिलिकॉन स्टील की पटलित करोड़ होती है। इनकी मोटाई 0.35 mm से 0.50 mm तक होती है। पटलित करोड़ सिलिकॉन स्टील की करोड़ होती है, और इनकी मोटाई है वो 0.35 mm से 0.50 mm तक होती है। और इन सिलिकॉन स्टील की करोड़ के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स को मारक है वो प्रदान किया जाता है, या इसके मारक को पूर्ण किया जाता है। जब प्राइमरी वाइंडिंग के द्वारा जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न किया जाता है, और इस चुंबकीय फ्लक्स को सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचाने के लिए जो मारक तैयार किया जाता है या जो मारक प्रदान किया जाता है, वह पटलित करोड़ के द्वारा ही किया जाता है। और इनको पटलित बनाने का आशय यह है कि जब इनको पटलित बनाया जाता है तो ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाली भंवर धारा हानि को कम किया जा सकता है। इसी कारण इन्हें पटलित रूप में बनाया जाता है। इस प्रकार हमने ट्रांसफार्मर की संरचना में इसकी प्राइमरी वाइंडिंग के बारे में पढ़ा, सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में पढ़ा, इसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स देखा, और ये पटलित करोड़ के बारे में पढ़ा, इन करोड़ की मोटाई को देखा। और फिर हम ट्रांसफार्मर के बारे में जब पढ़ते हैं जी, जब इसकी परिभाषा पढ़ी थी तो हमने देखा था कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन ये दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। जब आउटपुट के आधार पर वोल्टेज को स्टेप अप एवं स्टेप डाउन किया जाता है, और स्टेप अप एवं स्टेप डाउन की कार्यप्रणाली सेकेंडरी वाइंडिंग पर डिपेंड करती है। यदि सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न की संख्या हम प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न की संख्या से अधिक कर देते हैं तो यह स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है। और जब सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न की संख्या से कम कर दी जाती है तो यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है।
अब हम देखते हैं ट्रांसफार्मर की संरचना देखने के बाद अब ट्रांसफार्मर के लाभ देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के क्या लाभ है। ट्रांसफार्मर के लाभ, तो ट्रांसफार्मर का पहला लाभ यह है कि इसके द्वारा आसानी से वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जा सकता है। तो यह ट्रांसफार्मर का पहला लाभ हुआ है। अब दूसरा लाभ देखते हैं कि इसके द्वारा ट्रांसफार्मर के द्वारा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का वितरण आसानी से किया जाता है, आसानी से किया जाता है। और इसका तीसरा लाभ देखते हैं कि ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है। इसके कारण, स्थैतिक युक्ति होने के कारण इसकी दक्षता नब्बे से 98%, इसकी दक्षता 90 से 98% तक होती है। तो इस प्रकार हमने ट्रांसफार्मर के 3 लाभ देखे। अब चौथा लाभ देखते हैं कि इनको समांतर क्रम में आसानी से संयोजित किया जाता है। संयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार हमने आज ट्रांसफार्मर के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ी है। अब कल हम देखते हैं ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।